Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले समझेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को, साथ ही देखेंगे कि अब 50% की जो लीगल सीलिंग है रिजर्वेशन के ऊपर उसको रिकंसीडर करना चाहिए या नहीं। बाकी डिटेल में यहाँ पर समझेंगे इंदिरा सुहाने केस और दूसरे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं रिलेटेड विद रिजर्वेशन। नेक्स्ट वील बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ और साथ ही हम देखेंगे यहाँ पर एक नया ओजोन होल, बहुत ही बड़ा, ब्राज़ील से भी 3 गुना बड़ा ओजोन होल डिटेक्ट हुआ है अंटार्कटिका के ऊपर। एंड लास्टली we will understand the difference between labor force participation rate and unemployment rate. So without wasting any time, let's see what is in the news. देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर इंडिया ने रैंक किया है 1111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज़। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जीएचआई में इंडिया का स्कोर आपको देखने मिलेगा 28.7, जो कि 100 पॉइंट्स स्केल्स में से इसे दिया गया है। जैसा आप सभी को पता है 100 यहाँ पर बेस्ट माना जाता है हंगर इंडेक्स में, दैट मीन्स 0 हंगर आपको देखने मिलेगी, और 100 की बात करें तो विच इज़ दी वर्स्ट इन दी कैटेगरी, और इंडिया ने स्कोर किया है यहाँ पर 1111। इस इंडिकेटर को यहाँ पर चूज़ किया गया है, 4 बेसिक इंडिकेटर से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टालिटी को लेकर यहाँ पर इसे काउंट किया गया है। इंडिया की अगर हम बात करें तो 2000 से 2015 के बीच में देखेंगे जीएचआई में हमें 0.5 पॉइंट्स का जो इम्प्रूवमेंट है वो लगातार देखने के लिए मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में कि क्या है और इसे कौन रिलीज़ करता है। चलिए पब्लिकेशन की बात करें तो इसे जॉइंटली पब्लिश किया जाता है एनुअली तौर पर कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेटिंकर लाइफ के द्वारा। मेजरमेंट स्केल की बात करें तो 100 पॉइंट का एक स्केल देखने मिलता है जिसके अंदर 0 बेस्ट कैटेगरी में शामिल होता है और 100 वर्स्ट कैटेगरी में शामिल होता है। साथ ही आप इंडिया के अलावा इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में भी याद रखेंगे। पाकिस्तान की बात करें तो 102 यहाँ पर इनकी रैंक आई है। बांग्लादेश की बात करेंगे तो इट इज़ कोड 81। नेपाल की बात करें तो हमें 69th रैंक पर ये देखने मिला है, और श्रीलंका की बात करेंगे तो 60th रैंक पर ये देखने मिला है। और इसी के चलते अगर हम बात करें इस तरीके की रिपोर्ट्स के चलते, कई बार इंडिया का ये क्लेम होता है कि ये जो स्टेट्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जिस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है ये करेक्ट नहीं होते हैं। अगर हम इसके एक पर्पस की बात करें, एम को समझने की बात करें, तो देखिए ये कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट है जो कि पूरे विश्व भर में रीजनल लेवल पर, कंट्री लेवल पर किस तरीके से हंगर है और उसके क्या इम्पैक्ट्स हमें देखने मिल रहे हैं उसको समझाता है। 4 की इंडिकेटर्स को यहाँ से समझ लेते हैं। सबसे पहले अंडर नरिशमेंट हमें देखने मिलता है, दैट मीन्स यहाँ पर बात की जा रही है इन एडिकेट फूड अवेलेबिलिटी। दैट मीन्स जो हमारा शेयर ऑफ पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग आपको यहाँ पर अंडर नरिशमेंट कैटेगरी में देखने मिलेंगे। सेकंड बात की जाती है चाइल्ड स्टंटिंग की। दैट मीन्स यहाँ पर ऐसे 5 साल के अंदर के ऐसे बच्चे जिनकी जो हाइट है वो उनकी एज के मुकाबले कम है, और चाइल्ड स्टंटिंग की वजह से ही हम एक क्रॉनिक अंडर नरिशमेंट का स्टेटस देख सकते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें जो कि एक्यूट अंडर नरिशमेंट को यहाँ पर या माल न्यूट्रिशन को ये दिखाता है। इसका मतलब 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चे जिनका जो वज़न है वो अपनी हाइट के मुकाबले बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड लास्टली इज़ दी चाइल्ड मोर्टालिटी। चाइल्ड मोर्टालिटी की बात करें तो एक इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन का जो शेयर है वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। मतलब 5 साल के ऐसे बच्चे जिनकी मृत्यु यहाँ पर हुई है उनको यहाँ काउंट किया जाता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। बात की जा रही है लॉन्ग डिबेटेड टॉपिक, जब से बिहार का कास्ट बेस्ड सेंसस यहाँ पर सभी के सामने आया है। आपको पता है कि एक 50% लीगल कैप जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का है उसके बारे में दोबारा से सवाल उठने लगे हैं। देखिए एक सर्वे हुआ था बिहार में, हमें पता है कास्ट बेस्ड का, जिससे पता चला है कि जो ओबीसी, एससी और एसटी की जो पॉपुलेशन है ये पूरे बिहार का आप देखेंगे तो 84% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन कवर कर रही हैं, और इसी की वजह से जो 50% रिजर्वेशन कैप है उसके रिकंसीडरेशन करने की यहाँ पर बात की जा रही है।
देखिए, एक तरीके की बात की जा रही है कि जो 50% रिज़र्वेशन सीलिंग है, ये यहाँ पर होनी चाहिए। 50% रिज़र्वेशन सीलिंग की बात करें तो एक ल कहीं न कहीं हमें एक लिमिट प्रोवाइड कर देता है कि बस ठीक है, नाउ दिस इज़ अ हाई टाइम कि हमें क्या कर देना चाहिए, रिज़र्वेशन को लिमिट कर देना चाहिए। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं इंडिया में जैसे तमिलनाडु, जिसके अंदर 69% रिज़र्वेशन हमें देखने के लिए मिलता है, वो भी 1994 के लॉ के थ्रू से लेकर आया गया था। वहीं अगर हम बात करें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसे इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में, वो भी 50% की सीलिंग के अंदर चैलेंज देखने के लिए मिलता है। सो पॉइंट इज़ दैट हमें समझना होगा मंडल कमीशन को और एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव जो इंडिया में रहा है रिजर्वेशन को लेकर, उसके बारे में। देखिए, मंडल कमीशन को समझने के पहले अगर मैं आपको बोलूं कि हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले जाएं और इंडिया के एज ओल्ड कास्ट सिस्टम की वजह से जो हमें कोटा बेस्ड एक सेक्शन की डिमांड देखने मिली, उसका एक हिस्ट्री है। विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले, अगर आपको याद हो 1882 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इन्होंने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम को यहाँ पर प्रमोट किया। सबसे पहले जो आइडिया है वो यहीं से आया और इसका कारण था इंडिया में फैली हुई जातिगत व्यवस्था, टचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी वाला प्रॉब्लम। वहीं रिजर्वेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो आज हमें दिखाई देता है ये वैसा नहीं था। इसको एक फॉर्मली इंट्रोड्यूस करने की बात करें तो 1993 में हमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड, जिन्हें हम कम्युनल अवार्ड या मैकडोनल्ड अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा लाया गया। किस तरीके से यहाँ पे प्रोविज़न कर दिए गए कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्रिएट कर दीजिए मुस्लिम्स के लिए, सिख्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और दलित्स के लिए। और बहुत लड़ाई झगड़े के बाद फाइनली गांधी जी और अंबेडकर ने यहाँ पर साइन किया पूना पैक्ट, जहाँ पर डिसाइड हुआ कि देयर वुड बी अ सिंगल हिंदू इलेक्टोरल वोट और जाति के आधार पर हम देश को विभाजित नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद फिर से जो रिजर्वेशन है इसकी डिमांड उठने लगी और उसी का रिजल्ट था कि सबसे पहले यहाँ पर रिकमेंड किया गया मंडल कमीशन को। ठीक है, आर्टिकल 340 कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी बात की जा रही है, जहाँ पर बात की जा रही है अपॉइंटमेंट ऑफ अ बैकवर्ड क्लास कमीशन इन दिसंबर 1978, जिसको अध्यक्ष किया गया बाय दी बीपी मंडल, और इसी की वजह से इसे जाना गया मंडल कमीशन के नाम से। फॉर्मेशन की बात करें 1979 में इसको उस समय की गवर्नमेंट, जनता गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया गया। बीपी मंडल ने इसको यहाँ पर चेयरमैन किया। मैंडेट क्या था? कमीशन का प्राइमरी टास्क था ये देखना कि क्या मेथडोलॉजी होनी चाहिए ओबीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या मेजर्स होने चाहिए उनके सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट को लेकर, और इसी पर गहन चर्चा करते हुए फाइनली जो मंडल कमीशन है उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया और 1980 में इन्होंने एक रिपोर्ट दी जो कि बहुत ही फेमसली मंडल कमीशन की रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर आइडेंटिफाई और कैटेगराइज किया गया ओबीसीज को ऑन वेरियस पैरामीटर, जिसके अंदर सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस हमें देखने के लिए मिलेगी। इन्होंने कंक्लूड कर दिया कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, इट कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 52% ऑफ ओबीसीज, और अगर 52% ऑफ ओबीसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं तो कम से कम 27% का जो रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट जॉब्स में उनके लिए होना चाहिए। ऑल राइट, और इसी के साथ ये जो 27% का कोटा है ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल और सोशल रेजिस्टेंस देखने मिले। हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह है, इन्होंने कमीशन के सजेशन को 27% ओबीसी रिजर्वेशन को 1990s में यहाँ पर फॉर्मुलेट कर दिया। इसी के चलते बहुत सारी और भी प्रॉब्लम सामने आए और यहाँ पर एक सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया भाई, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का मसला। और लीगल चैलेंज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रूल कर दिया कि रिजर्वेशन बेनिफिट एक्सीड नहीं करेंगे क्रीमी लेयर कम्युनिटी विद इन द ओबीसी। और ओबीसी में सब कास्ट को डिसाइड करने के लिए आप याद रखेंगे जस्टिस रोहिणी कमीशन को यहाँ पर बिठाला गया था और क्रीमी लेयर को यहाँ पर एक्सक्लूड करा गया। दैट मीन्स जो सोशली एडवांस कम्युनिटीज़ हैं, जो सोशली एडवांस ग्रुप हैं, उनको ओबीसी की कैटेगरी में जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो नहीं दिए जाएंगे। और इसी के चलते हमें याद है एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट जिसके बारे में हम सभी को चर्चा करनी चाहिए और कभी नहीं भूलेंगे आप, विच इज़ दी 1992 का लैंडमार्क जजमेंट इज़ दी इंदिरा सोहाने
केस, इंदिरा सोहानी केस में हुआ क्या था, मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू टाइमलाइन देना चाहती हूँ। 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995, इंदिरा सोहानी वर्डिक्ट ने हेल्ड किया दैट देयर वुड बी रिजर्वेशन ओनली इन इनिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड नॉट इन प्रमोशन, मतलब वहाँ तक ले जाइए लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दीजिए। लेकिन इंदिरा सोहानी के इस जजमेंट के बाद 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और बाद में हमें आर्टिकल 16 क्लॉज 4A यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एम्पावर करता है स्टेट को टू मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन टू शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स एम्प्लॉयज if the states feels they are not adequately represented। तो 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ ही हमें याद रखना होगा 16 क्लॉज 4A जो कि बात कर रहा है प्रमोशन में भी यहाँ पर क्या देना होगा, आपको रिजर्वेशन देने की बात की जाएगी। ओके, अदर देन दैट अगर हम बात करें तो देखिए आप एक और चीज़ याद रखेंगे, पार्ट 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करता है रिजर्वेशन के साथ, हमेशा याद रखेंगे रिजर्वेशन के साथ अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डील कर रहा है इट इज़ द पार्ट 16 जो कि डील कर रहा है एससी और एसटी के रिजर्वेशन का इन द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 की भी अगर हम बात कर लें तो ये अलाउ कर रहा है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रिजर्व कर सकती हैं सीट्स को गवर्नमेंट सर्विसेज में फॉर मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। और उसी का परिणाम जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको देखने मिला 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बाद में क्लॉज 4A को भी यहाँ पर जोड़ दिया गया। आगे अगर हम बात करें इसी सीरीज में चलते हुए तो 81th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लेकर आया गया था। चलिए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 81th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2008 इसने इंट्रोड्यूस कर दिया 4B को, 16 4B। क्या बोल रहा है ये कि अनफिल्ड SC ST कोटाज जो हैं पर्टिकुलर ईयर के अगर वो रह जाते हैं उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर और उनको एक सेपरेट सीट की तरह काउंट किया जाएगा, रेगुलर वैकेंसीज में काउंट नहीं किया जाएगा। तो मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर SC ST की कोई सीटें जो हैं वो एक वर्ष किसी राज्य में खाली रह जाती हैं तो अगले साल SC ST के लिए उन्हें आरक्षित रखने के लिए उसमें यहाँ पर क्या किया जाएगा, इन रिक्तियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जिसमें अगर हम कुल संख्या की बात करें 50% आरक्षण की सीमा ऐसे में अगर आप देखेंगे तो अपने आप यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, ना ही देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में तो ये प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ये बोल रहे हैं रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैन बी अप्लाइड विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, बोल रहे हैं सीनियोरिटी के आधार पर देखने मिलेगा फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज बिलोंगिंग टू SC एंड ST, जहां पर इसका जो इफेक्ट था वो 1995 से ही हमें देखने मिलेगा। और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे रिसेंट मिल जाएगा आपको 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके अंदर 2019 में 10% रिजर्वेशन कर दिया गया इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बारे में। ऑलराइट, अब अगर हम बात करें कि कौन से आर्टिकल हैं तो आप आर्टिकल 330, 332 की बात कर सकते हैं, 243D की बात कर सकते हैं, 223D की बात कर सकते हैं। 243D आप सभी को पता है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। 243D की अगर हम बात करें तो किसके बारे में बात कर रहा है, रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर ST एंड ST इन एवरी पंचायत। ऑल राइट, सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अदर देन दैट इंदिरा सोहानी जजमेंट आई वॉन्ट to all of you to go through with the M Nagaraja versus Union of India 2000 case and साथ ही जर्नल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस ऑफ 2018। बहुत अच्छे जजमेंट्स हैं, दोनों आपको लक्ष्मीकांत में आसानी से मिल जाएंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेके। इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकॉर्ड किया है विद द सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन अगस्त, जो कि 10.3% को भी यहाँ पर क्रॉस कर चुका है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 14 मंथ का हाईएस्ट आपको देखने मिलेगा।
इसमें भी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिली है। अदर देन दैट माइनिंग सेक्टर में बहुत शार्प राइज हमें देखने मिला है, जो कि 15% सडन आपको देखने मिला है कंपैरेटिव टू 12.3%। नाउ द क्वेश्चन कम्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि आखिर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता क्या है। देखिए, आईआईपी की बात करें तो एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जिसको यूज़ किया जाता है पर बहुत सारे जो सेक्टर हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के, जो कि हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनको मेजर करने के लिए क्या परफॉर्मेंस है। इन केस अगर हम बात करें तो ये यूजुअली जो परफॉर्मेंस है कंट्री के इंडस्ट्रियल सेक्टर की, उसको जज करने का एक सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए, किसी भी तरीके से हमारी इंडस्ट्री में आए हुए शॉर्ट टर्म चेंजेस को भी आईआईपीस के थ्रू दर्शाया जा सकता है। सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, क्या शॉर्ट टर्म चेंजेस हमें देखने मिल रहे हैं, जिसकी वजह से पॉलिसी मेकर्स को क्या चेंजेस लाना चाहिए, इकोनॉमिस्ट का क्या रोल होना चाहिए, बिजनेसेस को किस तरीके से अपनी हेल्थ और ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो आईआईपी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है जो डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग और इन्वेस्टमेंट और रिसोर्स अलोकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। इसके कैलकुलेशन की बात करें तो इसका जो कैलकुलेशन है वॉल्यूम या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट के आधार पर किया जाता है। दैट मीन्स जो वॉल्यूम या क्वांटिटी है प्रोडक्शन आउटपुट का, उसको कंपेयर किया जाता है टू अ चूजन बेस ईयर, और टिपिकली इसको एक्सप्रेस किया जाता है इंडेक्सेस नंबर के आधार पर। बेस ईयर की बात करें तो इसको हर साल अपडेट किया जाता है ताकि जो भी हमारा आईआईपी का रिलेवेंट अमाउंट है जो रिफ्लेक्ट है इंडस्ट्रियल चेंजेस में, उनको आसानी से मेजर किया जा सके। बहुत सारे सेक्टर जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सारी चीज़ों के इसके अंदर शामिल किया जाता है। और मेजरली आईआईपी के अंदर 3 महत्वपूर्ण सेक्टर काउंट किए जाते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग जिसके अंदर टेक्सटाइल, केमिकल, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स आपको देखने मिल जाएगा। माइनिंग एक्टिविटी जिसके अंदर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ओल्स, फ्यूल देखने मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ें इसके अंदर काउंट की जाती हैं। हर सेक्टर का अपना एक असाइंड वेटेज होता है, डिपेंड्स कि उनका कंट्रीब्यूशन जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटपुट में है वो कितना है। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा उतना ही ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस आईआईपी इंडेक्स पे आपको देखने के लिए मिलेगा। यूजुअली अगर हम बात करें तो इस बार जो हमें इंडिकेशन है वो ज़्यादातर देखने के लिए मिला है माइनिंग सेक्टर का। आईआईपी नंबर्स की बात करें तो इनको इंडेक्स नंबर्स के थ्रू यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें जो बेस ईयर इंडेक्स का सेट किया जाता है 100। ओके, सो अगर हम इंडेक्स नंबर फॉर सब्सिक्यूट ईयर्स की बात करें तो इट रिप्रेजेंट चेंजेस इन द प्रोडक्शन रिलेटिव टू द बेस ईयर, और इसी के आधार पर कई बार सीजनल एडजस्टमेंट भी इसमें कर दिए जाते हैं। लाइक आपको पता है हर इंडस्ट्री में अपने कुछ सीजन्स के हिसाब से काम चलता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो किसी पर्टिकुलर सीजन में बहुत आउट परफॉर्म कर जाती हैं। सो इन वेरिएशंस को भी यहाँ आईआईपी डेटा से रिमूव कर दिया जाता है। यूजुअली जब आईआईपी की बात की जाती है तो इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हमें देखने मिलते हैं कि क्योंकि ये क्वांटिटी पर काम करता है या वॉल्यूम पर काम करता है, दैट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू है किसी गुड या सर्विसेज की उसको कंसीडर नहीं किया जाता। दैट मीन्स जितने भी क्वालिटेटिव चेंजेस प्रोडक्शन में यहाँ पर चेंज किए जा रहे हैं या मेथड में यूज़ किए जा रहे हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी हमें देखने के लिए नहीं मिलती। साथ ही आप याद रखेंगे इंडिया में जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वो आईआईपी को रिलीज़ करने का काम करता है। तो आपसे सवाल आ सकता है आईआईपी को इंडिया में किसके द्वारा रिलीज़ किया जा सकता है, तो इट इज़ द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है जाइंट ओजोन होल फाउंड ओवर अंटार्कटिका। समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए, एक सैटेलाइट मेजरमेंट यहाँ पर कंडक्ट किया गया है बाय द यूरोपियन एजेंसी कॉपरनिकस सैटेलाइट 5P। 16 सितंबर को इसको आइडेंटिफाई किया था और देखा गया एक कॉलोसल होल यहाँ पर ओजोन लेयर में हमें देखने मिला है ओवर द अंटार्कटिका। ये होल इतना बड़ा है कि लगभग 26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर कर रहा है, जो कि प्रेजेंट टाइम ब्राज़ील के साइज से 3 गुना ज़्यादा आपको बड़ा देखने के लिए मिलेगा। हालांकि एज पर द साइंटिस्ट देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट। लेट्स सी द इमेज हियर फर्स्ट। देखिए,
जो साइंटिस्ट हैं इनका ये बोलना है कि ये जो होल है इसका अपीयरेंस अर्थ के रोटेशन की वजह से है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक विंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे अंटार्कटिका के ऊपर, और इसी के कारण आप देखेंगे एक शील्ड क्रिएट हो जाएगा ओवर द कॉन्टिनेंट, जो कि यहाँ पर सराउंडिंग एयर्स को इसके साथ मिक्स करने से रोक रहा है। सो जैसे जैसे ये विंड यहाँ पर कमज़ोर होती जाएंगी, धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा होल है ये भी हमें कम होता हुआ नज़र आ जाएगा। अगर बात करें तो हमेशा याद रखिए कि ओजोन का जो होल है इसमें ईयरली फ्लक्चुएशन हमें देखने मिलता है, स्पेशली अगर आप नोटिस करेंगे फ्रॉम दी नाउ ऑन अगस्त और क्लोजिंग बाय नवंबर या दिसंबर, तो आपको विंड मूवमेंट और अर्थ के रोटेशन की वजह से जो विंड क्रिएट होती है अंटार्कटिका के ऊपर, इसकी वजह से एक साइक्लिक डिफरेंस देखने मिल जाता है विंड्स का, जिसके कारण आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो अंटार्कटिका का रीजन है यहाँ पर सडनली आपको जो ओजोन होल है वो बड़ा होता हुआ नज़र आएगा। चलिए अगर हम बात कर लें कि भाई ओजोन होल्स क्या हैं, तो आप सभी को पता है, सपोज दिस इज़ योर अर्थ, तो यहाँ पर आपकी ट्रोपोस्फेयर की लेयर बनी हुई है, और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आपको स्ट्रेटोस्फेयर में आपको यहाँ पर एक लेयर देखने मिल जाएगी जिसे हम ओजोन लेयर यहाँ पर बोल देते हैं। ओजोन लेयर की बात करें तो ये एक अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में लोकेट होती है, लगभग 10 से 30 किलोमीटर के क्षेत्र में आपको देखने मिल जाएगी। इम्पॉर्टेंट क्या है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमें बचाना। इसका धीरे धीरे डिप्लीशन होना शुरू हुआ था बिकॉज ऑफ द CFC विच वर यूजिंग बाय अस, जिनका यूजुअली यूज़ किया जाता था, आप अगर बात करेंगे रेफ्रिजरेटिंग में, कूलिंग में, और इसी का परिणाम था कि 1987 में हम सभी ने मिलकर साइन किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसके अंदर जो हार्मफुल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनको यहाँ पर टोटली उनके इस्तेमाल पर यहाँ पर बैन लगा दिया गया था। तो आप याद रखेंगे 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसका संबंध ओजोन डिप्लीशन से आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन विच इज़ अप, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ डाउन, लेट्स अंडरस्टैंड क्वालिटी ऑफ वर्क का स्टेटस हमें क्या देखने के लिए मिलता है। देखिए एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यहाँ पर हुआ है 2022-23 में, जिसके अंदर कुछ चेंजेस हमें देखने के लिए मिले हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो वो 15 साल को अगर हम एक एवरेज एज यहाँ पर लेकर चलें तो वो लगातार बढ़ी है, दैट मीन्स 49.8% जो कि 2017-18 में थी, उससे बढ़कर ये हो गई है 57.9%। स्पेशली अगर आप रूरल क्षेत्र में बात करेंगे तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। वहीं फीमेल्स की अगर हम बात करेंगे तो इनका भी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलेगी। आगे अगर हम बात करें सो ये जो इंक्रीज़ है ये शायद पॉजिटिव है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स की अगर हम सलाह लें, इकोनॉमिस्ट की बात करें, तो रूरल एरिया में अगर लगातार ये जो कंडीशन है ये बढ़ती रहेगी तो इसकी वजह से आप देखेंगे एक हमें बहुत बड़ी चीज़ सामने देखने के लिए मिल रही है विच इज़ दी प्रोग्राम्स लाइक मनरेगा, जो कि कहीं ना कहीं शायद फेलियर साबित हो रहे हैं, और इसी की वजह से लोअर वेजेस पे भी जो लोग हैं, जो नॉन फार्मिंग ऑक्यूपेशन के लोग हैं, जो अनस्किल्ड लेबर हैं, उनको काम करना पड़ रहा है, और वुमेंस का जो पार्टिसिपेशन है वो अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है। ओके अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ तो आप याद रखें कि लेबर फोर्स जो सर्वे है इंडिया में, इसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो कि पार्ट हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का। ओके NSO बहुत सारे सर्वेस करता है, डेटास को रिलीज़ करता है, लाइक लेबर फोर्स, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर सोशो इकोनॉमिक आस्पेक्ट में भी हमें ये डेटा कलेक्ट करते हुए नज़र आ जाएंगे। देखिए लेबर फोर्स की बात करें तो बेसिकली इट इज़ द सम ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पीपल। पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट आर इन द लेबर फोर्स। ओके सो दिस इज़ द वेरी बेसिक एंड माइन्यूट डिफरेंस। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो बात करते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर, और ये रहे दो इम्पॉर्टेंट सवाल आप सभी के सामने। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, आपको आंसर्स लिखना है, जस्ट राइट दैम एंड अपलोड दैम ऑन आवर वेबसाइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट like button, comment your valuable feedback and do not forget to hit like button. Thank you and see you tomorrow.